नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है श्रीनगर से जुड़ी हुई। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर गोलियां चलाई है, पुलिसकर्मी को गोली मारी है। पुलिसकर्मी की बेटी भी घायल हो गई है। आतंकी हमले में पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने गोली चलाई है। श्रीनगर में इस वारदात को अंजाम दिया है आतंकियों ने। श्रीनगर में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी पर जबरदस्त गोलीबारी की है। इस हमले में पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर मिल रही है और पुलिसकर्मी की बेटी के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग की गई पुलिसकर्मी पर और इस गोलीबारी में पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। और खबर यह है कि पुलिसकर्मी की बेटी भी जख्मी हो गई है। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योति, बताइए पूरी घटना क्या है? थोड़े समय पहले की ही ये घटना है, जब ये पुलिसकर्मी जिसके जो पहचान हुई है, ये अपने घर में छुट्टी के लिए आया हुआ था। तो अभी अपनी बेटी के साथ घर से बाहर ही निकल रहा था। इसमें कोई पुलिस यूनिफॉर्म में भी नहीं था कि अचानक आतंकी जो शायद पहले इन्हीं की तरफ आ रहे थे या घात लगाए बैठे थे, उन्होंने एकदम इन पर गोलियां चला दी। तो इन गोलियों में दोनों बाप और बेटी दोनों घायल हो गए गंभीर रूप से। इनको इमीडिएट वहां पर हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि ये बड़ा कंजेस्टेड एक रेजिडेंशियल से एरिया था, सौरा श्रीनगर के बीच में ही है। तो वहां से इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था, शहीद हो गए थे। लेकिन बेटी अभी भी गंभीर रूप से घायल है। तुरंत वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई हैं, एरिया पूरा कॉर्डन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आतंकी भी इनके हत्थे नहीं चढ़ा है। अब ये पूरी तरह से खंगालेंगे कहां से आतंकवादी आए थे। जो भी इनके सोर्सेज होते हैं, नेटवर्क रहता है, उनसे ये पता जरूर करेंगे। लेकिन एक और आप कह लीजिए कि टारगेट किलिंग या सॉफ्ट टारगेट था, जिसमें आतंकवादी कामयाब रहे एक बार फिर से। शुक्रिया ज्योति पचनंदा इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो श्रीनगर में टारगेट किलिंग हुई है एक बार फिर से। एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर मिल रही है। पुलिसकर्मी की बेटी भी जख्मी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद और चेन्नई का दौरा होगा। 11 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 तारीख का ये कार्यक्रम है। बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी संख्या 11 बताई जा रही है। हैदराबाद में इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। चेन्नई के लिए भी ये परियोजनाएं हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन दो शहरों में 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनकी लागत 31,400 करोड़ रुपए है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 28 मई को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में हार्दिक पटेल भी हो सकते हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर है। 29 मई को गांधीनगर के कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राजकोट में एक बड़ी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और कयास लगाया जा रहा है कि पीएम की रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल हो सकते हैं। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। हार्दिक पटेल, जिन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा और लगातार कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी करार दे दिया अपने ट्वीट के जरिए। तो क्या हार्दिक पटेल राजकोट की रैली में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे? ये कयास दरअसल लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह और कंफर्म खबर यह है कि 29 मई को गांधीनगर के कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 28 मई को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजकोट में उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है। इधर शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय प्रधान संजीव घिनौली ने
एसजीपीसी के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिंदुओं को भी त्रिशूल रखने की इजाजत दी जाए। ये दुर्भाग्य है, इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठकर ज्ञानी जी क्या पंजाब के लोगों को बताना चाहते हैं। कल को शिवसेना हमारे जैसे लोग भी बोलेंगे कि हमें भी त्रिशूल रखने की इजाज़त दी जाए, हमें भी हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। ज्ञानी जी, आप कौन से ओहदे पर बैठे हो? आपको ये शोभा नहीं देता। ये बयान तुरंत वापस लिया जाए। इनके ऊपर नहीं सभी लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ज्ञानी लोगों का काम है लोगों को सही रास्ते में लेके जाना, ना कि हथियारों से झगड़ा लड़ाई की बातें। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। सत्येंद्र, किस तरह की बयानबाजी इस मसले पर हो रही है अभी? कुंदन, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एसजीपीसी के जो जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि सिख समुदाय के लिए असले के लाइसेंस लेना चाहिए और आधुनिक हथियार उनको अपनी सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। लेकिन ये बयान उनका इस समय आया है जबकि पंजाब का माहौल पूरी तरह से खराब है और इस समय वहाँ पे घल्लूघारा दिवस चल रहा है और पूरा पंजाब हाई अलर्ट पे है। तो इस समय उसका बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी हिंदू संगठनों ने इसकी बहुत निंदा की है। अब कई हिंदू संगठनों ने मांग की है कि अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो हिंदू संगठन भी मांग करते हैं कि हमें भी त्रिशूल और हथियार रखने की सरकार इजाजत दे, क्योंकि अगर उनको ज्ञानी हरप्रीत जी को ये भी बताना चाहिए कि आखिर उनको हथियार रखने के लिए बोल रहे हैं तो उनको किससे खतरा है, किस तरीके का खतरा है, उनको ये चीज बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पंजाब का माहौल पहले भी खराब हो चुका है काफी बार। शुक्रिया सत्येंद्र कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कर्नल अजय कोटियाल अब बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में आपके सीएम उम्मीदवार थे कोटियाल, लेकिन आपका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, प्राथमिक सदस्यता छोड़ी और अब कर्नल कोटियाल जो है वो बीजेपी के हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी में उनके शामिल होने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रोहित, राजनीति से मोह भंग हो गया था कर्नल कोटियाल का, लेकिन अब बीजेपी में आ गए, क्या जिम्मेदारियां मिल सकती है? क्या कहा उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद? जी देखिए कुंदन, विधानसभा चुनाव में आम आदमी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा रहे जो सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोटियाल ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर करीब अपने 400 समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं भूपेश उपाध्याय, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इससे पहले कुंदन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जो बहुत बुरा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है, क्योंकि एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, खाता नहीं खोल पाई और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने 29 अप्रैल को दीपक बाली को आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। करीब एक महीने बाद इसी के तहत जो है कर्नल अजय कोटियाल ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े जोर शोर के साथ कर्नल अजय कोटियाल को भोले के फौजी के रूप में प्रचारित किया था और उसे बहुत आस थी कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा और एक सम्मानजनक स्थिति में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन खुद कर्नल अजय कोटियाल गंगोत्री से विधानसभा चुनाव लड़े थे और वहां पर अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। तो इतने बुरे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी में फेरबदल हुआ है और क्योंकि अब कर्नल अजय कोटियाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं अपने 400 समर्थकों के साथ और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा कुंदन, क्योंकि कर्नल अजय कोटियाल को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी सेना समर्थक छवि को मजबूत करने की ओर कहीं ना कहीं उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है। और जिसमें से शहीद सम्मान यात्रा सैनिकों के सम्मान में बीजेपी ने निकाली थी और क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े चेहरे कर्नल अजय कोटियाल जो हैं वो बीजेपी में शामिल होते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रोहित विक्रम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और बात उत्तर प्रदेश की, यूपी में अब तक 69,814 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। 6,000
641 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। साथ ही उतारे गए लाउड स्पीकर प्रदेश के स्कूलों को दिए जा रहे हैं। अब तक 1111 स्कूलों को लाउड स्पीकर दिए जा चुके हैं। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 86 लाउड स्पीकरों को स्कूल को दिए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 613 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा। पांच वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हो? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है, उसने नहीं करने दिया। इधर अखिलेश यादव से नाराजगी को लेकर आजम खां का बयान सामने आया है। आजम खां ने कहा है कि मेरी नाराज होने की औकात नहीं है, ये पहले भी कह चुके हैं। मेरी जिनसे रिश्ते बन जाते हैं वो मेरी तरफ से हमेशा रहता है। वहीं दूसरी पार्टी में जाने को लेकर आजम खां ने कहा, अभी कोई सवारी ऐसी मिली नहीं है जिसमें मैं जाऊं, जनता के बीच जाऊंगा, उनके बीच रहूंगा, ये जरूर उन्होंने कहा है। तो आजम खां हाल ही में जेल से छूट करके बाहर आए हैं। उनकी नाराजगी को लेकर के मीडिया उनसे सवाल पूछता है, लेकिन सीधे तौर पर वो कुछ नहीं कहते। वो इशारों में अपनी नाराजगी तो जाहिर करते हैं, अपनी नाराजगी, लेकिन सीधे शब्दों में कुछ कहने से फिलहाल वो बच रहे हैं। मेरी नाराज होने की औकात नहीं है, आजम खां पहले कह चुके हैं। दरअसल निवासी मामलों में जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। कथित तौर पर वो नाराज कहे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव उनसे मिलने अभी तक नहीं आए। इन सब के बीच उनसे पूछा गया कि क्या वो नाराज हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी नाराज होने की औकात नहीं है। आपने अंदाजा ही लगाया होगा कितनी देर लगती है तैयार होने में, निकलने में, तो खड़े होने में भी परेशानी है। अभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूँ। मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफ़ी है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। वो उनका हक भी है, और जिस पार्टी से भी वो जाएंगे तो पार्टी के लिए भी बाईस इज्जत रहेंगे। वो इस कदर मोहतरम शख्सियत हैं वो। और बढ़ती महंगाई पर ओवैसी ने तंज कसा है। मुगलों को लेकर के ओवैसी का ये तंज है, महंगाई को लेकर मुगल जिम्मेदार है। ओवैसी ने ये तंज कसा है केंद्र सरकार पर, उन्होंने निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि जो महंगाई है इसके लिए मुगल जिम्मेदार हैं। शाहजहां की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, ओवैसी ने यह तंज कसा है। औरंगजेब की वजह से महंगाई बढ़ी है, ओवैसी ने इस तौर पर महंगाई पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, इन्हें मुसलमानों और इस्लाम से दिक्कत है। ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूं। लेकिन सर अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नहीं, वो भी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। मुगलों की वजह से ये प्रॉब्लम है। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और अकबर की वजह से कीमतें बढ़ गई, बादशाह अकबर की वजह से, और शाहजहां की वजह से नौजवान बेरोजगार। मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के जरिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीजों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।